वेरी गुड इवनिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ये तो बैच वाला है जो नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो आई विल शेयर इट विद यू ऑल्सो। तो जो आप इसको अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहें। 15th से हम नया बैच शुरू करेंगे, तो हम चाहेंगे कि भाई 15 से पहले इस बैच को खत्म कर लें। और जो लोग इसमें ज्वाइन रहना चाहेंगे रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपने बहुत सारे लोगों ने बाद में ज्वाइन किया या नहीं पूरा अटेंड कर पाए, तो वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एडिशनल पेमेंट, है कि नहीं। लेकिन यह है कि आप और लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिए। तो Right, नाउ, sir. Thank you so much. हाँ जी। सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको याद होगा जब हमने ये जो किया था ना मोड ऑफ सेल, तो हमने क्या किया था इसमें, लिक्विडेशन में भी मैंने ये छोड़ दिया था डेलिबरेटली। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन में और यहाँ जो पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर है ना, 99.9% सेम है। तो मैं क्या, जब यहाँ पर डिस्कस करूंगा ना इसको, तो साथ के साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस मोड ऑफ सेल इन केस ऑफ पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, एंड देन विल गो टू लिक्विडेशन। तो प्रोविजंस आर मोर और लेस सेम, थोड़ा बहुत फर्क है ना, माइनर। अब एक केस स्टडी देखते हैं ऑन मोड ऑफ सेल। ये आज ही बनाई मैंने, ताजी ताजी। इसमें क्या है बेसिकली, देर आर सम एसेट्स ऑब्लिक इन्वेंट्री ऑफ फार्मा, देर इज ए कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड देर आर वेरियस डिविजन्स। एक फार्मास्यूटिकल डिवीजन है जिसमें फार्मेसी का स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक है। 1000 लैक्स उसकी वैल्यू है एज पर बुक्स, और 600 लैक्स उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। फिर एसेट्स ऑब्लिक इन्वेंट्री ऑफ रियल एस्टेट, एक रियल एस्टेट डिवीजन है, 500 लैक्स इसमें वैल्यू है, और 800 लैक्स उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। फिशरीज डिवीजन है, तो 10 लैक्स इसमें रियलाइजेबल वैल्यू नील है, और एज पर बुक्स 10 लैक्स। कैश एंड बैंक है 90 लैक्स, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज 200 लैक्स। ये हमारा बेसिक बेसिक आइडिया है अपने एसेट्स का, क्योंकि इनको ही उसको बेचना है। अगर कोई बेकार का है तो उसको डिस्क्लेम करना है, यही करना है ना आपको सेल में। तो अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और आप क्या करेंगे कि मोड ऑफ सेल, ये चैप्टर 5 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसको निकाल लेंगे। मैं भी एक बार शेयर कर दूं। ये मोड ऑफ सेल आपको मिल जाएगा बैंक्रप्सी रेगुलेशंस में। तो अगर आप बैंक्रप्सी रेगुलेशंस पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाए। एक मिनट, मैं जरा ना, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी है ना, मोड ऑफ सेल, जी। है ना। हाँ, तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल ऑर्डिनरीली सेल द एसेट्स थ्रू एन ऑक्शन। वो कहता है भाई जनरली तो आपको ऑर्डिनरी तो ऑक्शन के थ्रू बेचना है, ठीक है, as specified in part A of schedule 2. The bankruptcy trustee may sell the assets by private sale in the manner specified in part B of schedule 2 if the asset is perishable nature. The value of the asset is likely to deteriorate significantly if the sale is delayed, or the selling price of the asset is higher than the reserve price of a failed auction. ठीक है, अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। क्या कहता है, अगर पेरिशेबल नेचर का है या वैल्यू इज लाइकली टू डिटीरियोरेट सिग्निफिकेंटली। अब हम दोबारा अपनी केस स्टडी पर चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है कि केस स्टडी में इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल डिवीजन की हमारी इन्वेंट्री है, इनकी शॉर्ट एक्सपायरी डेट है। वह दवाइयां हैं, आपको पता है, दवाई की तो एक्सपायरी डेट निकल गई तो कबाड़ा है वो, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए ये क्या कहता है कि जो आपकी इन्वेंट्री है या जो एसेट्स है 1000 लैक्स के हैं, और जो रियलाइजेबल वैल्यू है इसकी 600 लैक्स है, ठीक है। तो अगर आप इसके बैंक्रप्सी ट्रस्टी हैं, तो आप इसकी जो रिजर्व प्राइस फिक्स करोगे वो कितना करोगे? बल्कि इससे पहले तो ये बता दीजिए कि ये कैसे बिक सकता है। ये प्राइवेट सेल में बिक सकता है सर। हाँ, क्योंकि प्राइवेट सेल हम प्रेफर करेंगे। प्राइवेट सेल क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि ये जो है पेरिशेबल है ना, या वैल्यू इज लाइकली टू डिटीरियोरेट सिग्निफिकेंटली इफ द सेल इज डिलेड, ठीक है जी। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया, वी हैव डिसाइडेड दैट ओके वी विल सेल इट बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The realizable value is 600 lakhs. Now, what should be the reserve price according to you? 600 lakhs. हाँ, 600. मिनिमम 600 तो होना चाहिए, है ना? 600 प्लस ही हो सकता है, 600 से कम तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात कहीं लिखी हुई है क्या? ये बात आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आप बात बोले वो कहीं लिखी भी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं ना मन से ही कुछ बोल देंगे। No, sir. Actually, it is mentioned in liquidation auction rules. सर लिक्विडेशन को छोड़ दो, अभी हम बैंक्रप्सी पे हैं, बैंक्रप्सी की बात करेंगे। बैंक्रप्सी पे देयर इज अ शेड्यूल, है ना? तो लेट अस गो टू शेड्यूल 2 ऑफ मोड ऑफ सेल। इसमें देयर इज अ शेड्यूल इन मोड ऑफ सेल, ये शेड्यूल 2 है हमारा, हम उसकी बात करेंगे ना, हम अभी वहां कहाँ जाएं? शेड्यूल 2 क्या कह रहा है? ये है हमारा शेड्यूल 2 ऑक्शन, ठीक है जी। अब इसमें ये बात कहाँ लिखी है कि रिजर्व वैल्यू जो है वो आपको वो देखना पड़ेगा। देखिए ये क्या लिखता है, इफ वी रीड पॉइंट नंबर 5, इट सेज द रिजर्व प्राइस शैल बी द वैल्यू ऑफ द एसेट अराइव्ड एट इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 30 एंड सच वैल्यू शैल नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें रेगुलेशन 30 देखना है इसका। अब रेगुलेशन 30 देख लेते हैं। रेगुलेशन 30 क्या कहता है हमारा? ये रेगुलेशन 30 है इसका। रेगुलेशन 30 ये कहता है कि आपकी वैल्यूएशन करनी, ठीक है। The bankruptcy trustee shall appoint a registered valuer to value the assets which may or may not form part of the bankrupt's estate when he is of the opinion that it is necessary on where a resolution to that effect has been passed by the committee. Two things. एक तो उसका ओपिनियन है कि it is necessary, or when a resolution to that effect has been passed by the committee. So in these two situations, a registered valuer shall be appointed. The registered valuer shall submit to the bankruptcy trustee the estimates of the realizable value of the asset. अब कहीं कहीं हम देखते थे कि रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू होती थी ना, या फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू। तो यहां क्या देनी है आपको? सिर्फ रियलाइजेबल वैल्यू देनी है, ठीक है। यहां कोई लिक्विडेशन वैल्यू नहीं दे रहा, कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है ना, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। The bankruptcy trustee may appoint an additional registered valuer. Additional भी अपॉइंट हो सकता है for valuing the assets of the bankrupt if required in the circumstances of the case, who shall independently submit his estimate as per sub-regulation 2. In the event an additional registered valuer is appointed, the average of the estimates received from both valuers will be considered to be the value of the asset. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यूएशन। और ये हमने देख लिया कि क्या बोल रहा है कि रिजर्व प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 30। ठीक है, तो अब हमारे लिए नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अस टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट द वैल्यू हैज टू बी फिक्स्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द realizable value, है ना। अच्छा, सो व्हाट कुड बी द मिनिमम रिजर्व प्राइस? 600 लाख। 600. ठीक है, मिनिमम, इससे आगे हो सकता है। By what percentage can it be reduced further? Now suppose nobody came on 600 lakhs, then what you will do? Appoint It a can be third valuer. No, it can be reduced up to the maximum level of 75% Yes. So over a period of time. yes, so that is there. That is there in schedule 2. In schedule 2, it is written in Point number? 5 point only, 5th point. fifth Fifth point proviso, yes. 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 So provided further that in the event of an auction, failing in spite of reducing the price up to 75%, the price, तो आपका अगर यहाँ 6 आपका 75 करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 450 लाख हो जाएगा, है ना। 600 था ना इसमें, तो 600 लाख की बजाय आपका 450 लाख तक आप अप टू 75, तो 450 तक आप कर सकते हो। द प्राइस में फर्दर रिड्यूस्ड विद द अप्रूवल ऑफ द कमेटी। अब यहाँ क्या है? अब वो ये कह रहा है, पहले तो आपने रेगुलेशन 30 के हिसाब से रिजर्व प्राइस फिक्स कर देना, ठीक है। सेकंड आपने क्या किया? यू रिड्यूस्ड इट अप टू 75%, दैट मींस अप टू 450 लाख।
but still no buyer came, then further price may be reduced with the approval of the committee. Committee, Okay. yes. Now suppose for reducing the price up to 75%, whether approval of the committee is required or not? Not required. Not required. No, it's written with the approval of committee. Yes. So if it is to be reduced below 75%, then the approval of the committee is required. Up to 75%, it is the discretion of the BT. Sir, one question, sir. Yes, please. What is this part A is applicable to regular auction? Then part B is applicable to private sale. But we are relying for even private sale also on the part A, I think. I think we need to go by part B, I think, sir. Private sale. Actually, it is also talking of auction. It is talking of in the manner specified herein. So there is no No, no, manner it- specified herein. No? So we have to refer to the regulations. So there are Not no auction, sir. It is directly liaising with potential buyers or their agents through retail shops or through any other means that is likely to maximize the realization from the sale of asset. no, that is there. That is only the route. Actually, first of all, we will try to do it through auction. अगर हम तो ये मान ले ना, सपोज यू आप ये मान लो कि भाई इसको भी ऑक्शन में आप बेचना चाह रहे हो. आप पहले अगर ऑक्शन में बेच आप यू कैन टेक इट लाइक दैट. ठीक है. सपोज whether the short expiry can be sold through auction, the answer is yes. ऐसा कोई बार थोड़ी है. Yes, yes, that can be done. But if you feel it is perishable, then you go by part B. Sir, perishable to my mind goes to which will perish in a maybe in a shorter period of time, maybe 10-15 days time. Then you have to go for a distress sale and a private sale. And otherwise, you have to first take a route of auction because Yes, the it has to be medicines are not justified expiring. basically. It has to be justified basically. Justified. Now whose permission is required for reduction? Committee. Below? COC. We can say below 75%. Below 75%. So it is the COC. Answer is COC. CC. Committee of Creditors. तो 75% पे भी बोलता है कि आपको COC की ऐसा approval कर देते चाहिए हैं ना, in case BT wants to sell it in auction. ऐसा कर दो. ठीक है जी. क्यों श्याम कृष्णा जी, इसको ऐसा कर लो, Sir. ऑक्शन कर लो, क्या दिक्कत है? No problem, no problem. है ना? हाँ. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना सर. Now next question. X and company. Swan? Yes, please. So if we are reducing by to up to 75% for the first time, then also we need the approval of COC? No, it says, Consultation. Consultation. what it says, up to 75%. Then you don't need. In consultation with the committee. Reduce the Trustee price may up to consult. 75%. So that is consultation, but beyond that it is approval. So there is a Okay. difference between consultation and approval. So Yes, sir. now the situation here is So you no, sorry, can say that's my by- mistake. Just a minute. By consultation with CC. Sir, and with consultation with CC, he can reduce the price. Yes. And now second is approval. Proviso talks of approval. So then voting आ जाएगा. Yes. So it is with the approval. Approval. Hmm. Yes. So there is a difference here with the approval. In consultation, they don't agree with him. He No, cannot sell. actually, there is a provision. That is That- a discretion of bankruptcy. It is No, no. actually the He- bankruptcy trustee has this right. Yes. If there is any issue, then they can go to the adjudicating authority. Oh. But He can- naturally, everybody will be reasonable. So we are presuming everybody will be reasonable. So there are three situations. First of all, he will take into consideration the realizable value. Second is, if he wants to, but if there are no buyers, then he can reduce it. Say 100 rupees was the original price. Then he can reduce it up to 75 rupees with the consultation. And if he wants to reduce it still further, that means below 75 rupees, then he has to take approval. With the approval means prior approval, basically. That is the difference.
So there is a difference between consultation and approval. Now, X and company dealing in real estate is interested in taking over real estate division of ABC Limited. There is a real estate partnership firm, X and company. They want to take over the real estate division. Mr. X, one of the partners, is a relative of associate of the bankrupt. So can X and company buy this property? Or is any permission required? No, No, he cannot. No, Just a- associate just a- no, they cannot cannot. buy. Just a minute. Let us see the provisions first, and then we can. revert. Buy with the permission of A, sir. Relative of नहीं, एक बार देख लो association. ना, ये है मोड ऑफ सेल। तो मोड ऑफ सेल में आपका क्या बोलता है? एसोसिएट नहीं होना चाहिए, बोलता है ना कुछ ऐसा। ये Person shall not purchase or acquire. Any creditor or associate of the bankrupt. C. the following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of the bankrupt directly or indirectly without permission of the adjudicating authority. Bankruptcy trustee or any. अब ये कौन है बंदा? ये बंदा जो है, जो हमने बताया सिचुएशन में, कौन है ये? Associate of bankrupt. Associate. रिलेटिव ऑफ एसोसिएट है ये। रिलेटिव ऑफ एसोसिएट है, बट इंटरेक्ट हो गया ना सर। Mr. X is one of the partners of the relative of associate of bankrupt. The relative is included in the associate definition. नहीं वो ठीक है, तो रिलेटिव का रिलेटिव है ये, रिलेटिव का एस, हाँ जी। रिलेटिव का एसोसिएट है ना, तो इसका मतलब रिलेटिव का रिलेटिव हो गया। जी, तो आप ये बताइए कि रिलेटिव का रिलेटिव इसमें आएगा नहीं आएगा? कहाँ आएगा? देखो सी में तो आएगा नहीं है, क्रेडिटर और एसोसिएट ऑफ द बैंकरप्ट, यहाँ तो आएगा नहीं, नहीं आएगा। एसोसिएट तो नहीं है, ठीक है ना। और Direct- इसके अलावा कहीं बात ही नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं ना सर। हाँ, अब हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी कि अब Yes. वो रिलेटिव उसका ब्रदर ही है मान लो, ठीक है ना, पता चले कि एसोसिएट का ब्रदर ही है। हमने उसने रिलेशन को एग्जैक्ट बताया नहीं, क्या उसने कह दिया रिलेटिव है। राइट। तो हाँ, ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कवर हो सकता है, यहाँ पर कवर हो सकता है ये बात। Indirectly related to the associate of bankrupt. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से जैसी जैसी ऑप्शन होगी वैसा ही आंसर इसका दिया जाएगा। राइट। तो इसमें ये है, इसमें हमें इसका आंसर ये दे सकते हैं, ये क्या पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, Sir, yes. both direct and indirect relationship is indirect relationship is covered, ऐसा हम बोलेंगे। हम यस नो देते ही नहीं इसका, है ना, हमें पता ही नहीं एग्जैक्ट क्या रिलेशन है। और अगर कोई इफ इट कम्स तो परमिशन चाहिए इसकी, फिर तो Yes. चाहिए होगी। यस, परमिशन चाहिए। Yes. किसकी चाहिए परमिशन? एडजुडिकेटिंग। Adjudicating authority. Adjudicating authority. हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन इसमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया यस ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, अब यू सिटिंग इन एग्जाम, हाँ ठीक है। वहां पे कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं आता। नहीं, तो ऑप्शन how should- आएगा ना। नहीं, ऑप्शन तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऑप्शन देख कर अब ऑप्शन वो क्या देगा, कुछ भी, मतलब देखो ऐसा है, बेसिक तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। जी वो जी थोड़ा सा घुमा करके देगा, बिल्कुल डायरेक्ट तो वो देगा नहीं, ये बात आप मान लो, एब्सोल्युटली राइट। है ना। इसीलिए तो मैंने रिलेटिव डाल दिया ना, यहाँ एसोसिएट तो होता ही है, एसोसिएट होता तो डायरेक्ट नहीं। आंसर कर देते। Sir, एक सर इसमें एक Sir- ट्रिक है कि जो एग्जाम में आंसर्स दिए हो ना उसको रिवर्स डाल के देख लीजिए हाँ बिल्कुल ठीक है। कि कौन क्या सा मतलब? सेटिस्फाई कर, मतलब आंसर से क्वेश्चन पे चले जाइए कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, थिंकिंग ऑफ अ डायरेक्ट आंसर वो Yeah. हमेशा कंफ्यूज करता है। उससे अच्छा है कि आंसर से चेक कर लीजिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी बीटी वांट्स टू डिस्क्लेम द फिशरीज डिवीजन। अब वो फिशरीज डिवीजन है, फिशरीज डिवीजन में क्या है, 10 लाख का है, रियलाइजेबल वैल्यू तो उसने नील बताई है इसकी, ठीक है। अब ये इसको डिस्क्लेम करना चाह रहा है बीटी,
सिंस देर आर नो टेकर्स डिस्पाइट प्रेस एडवर्टाइजमेंट, इसने प्रेस एडवर्टाइजमेंट भी कर ली, कुछ आया नहीं। वन ऑफ द फिशरमैन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग इट एट 10,000, वो बोला जी मैं तो 10,000 रुपये दे सकता हूँ इसके बस। तो पहली बात तो अगर आप बैंक्रप्सी ट्रस्टी हो तो आप क्या करोगे, दे दोगे उसको? यस सर, दे देंगे। Yes, sir, दे देंगे। और देने के नोटिस लिए देना, कोई फॉर्मेलिटीज हैं, रिक्वायर्ड है, कोई फॉर्मेलिटीज है? डिस्क्लेमर के, Notice of डिस्क्लेमिंग द disclaimer. नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। रीजन ऑफ सेलिंग दे सकते हैं सर। एक बार देख लेते हैं इसमें। सर इसका एक अलग से कोई 29 डिस्क्लेमर ऑफ ऑनर्स प्रॉपर्टी हाँ, रूल्स ही है, रेगुलेशन ही है अलग से। रेगुलेशन है ना इसका। हाँ, रेगुलेशन नंबर इसका है 29 रेगुलेशन है 29. 29 है ना। हाँ, तो देख लेते हैं, हमने 29 यहाँ डाला है, नहीं डाला, नहीं डाला तो वैसे देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये 29 डाल रखा है इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो दी बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल नोटिफाई दी बैंक्रप्ट एंड दी पर्सन्स इंटरेस्टेड इन दी ओनर्स इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी। पार्टी। नहीं, अब ये है, अगर डिस्क्लेम करना चाहेगा तो देगा, अगर उसने डिस्क्लेम तो करना ही नहीं है, इसमें तो 10,000 रुपये को दे रहा है ना। डिस्क्लेम करने का मतलब तो फ्री फंड में देने की बात है, कि वो जगह को छोड़ देते हैं, मतलब बुक्स में से निकाल देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, समझ लीजिए। अब पहली बात तो ये कि डिस्क्लेमर का नोटिस इसको देना भी है या नहीं देना, किसको देना है, क्या करना है, इसके बाद तो बाहर आ गया ना। सो डिस्क्लेमर का नोटिस क्यों देगा सर वो? ही विल नॉट गिव नोटिस। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कि देखो पब्लिक उसने एडवर्टाइजमेंट ऐसा उसने है, दे दी, पहले वो उसने तो- ट्राई कर लिया, ठीक है ना। राइट अब उसने जब प्रेस एडवर्टाइजमेंट दे दिया, बाहर तो कोई आया नहीं, राइट। बाहर कोई आया नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू ऐसे नील है। जब उसने जो वैल्यूअर है, वैल्यूअर ने भी वैल्यू नील दी है उसकी। अच्छा, तो उसको but still he has to get approval of committee of creditors, no sir? Sir, below 75% of the COC approval. Sir, in No, such no, no, case, no. This does he need to inform the bankrupt that he's getting only 10,000 rupees, if he can get something more than that, or Yeah, Like, 161 is he- saying he has to give notice to bankrupt or any person interested in the owner's property. तो yes. ये पर्सन तो यही इंटरेस्टेड है। हाँ, वो Probably he is interested- not ये- interested, I think. सर ये इंटरेस्टेड पर्सन को डिस्क्लेमर का नोटिस देना है, सेल करने के लिए कोई नोटिस नहीं देना है उसको। When he is leaving the thing, तभी bankrupt को उसको This person who is interested in disclaimer property, disclaim that might have been a fisherman who was the in charge of that operation, of that fisheries division, okay हाँ, बस अच्छा। रखो। because he might have employed some people, na, some fishermen he might have employed to take care of that fisheries division, right है ना। So the first thing is कि भाई इसका नोटिस देना भी है, या सपोज indirectly I mean to say that a buyer has come, the value is nil but the value is more than the realizable value, तो वो फिर COC अप्रूवल की भी जरूरत नहीं रहेगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल कहाँ चाहिए, वो तो कह रहा है ना 75 से कम करना है। 75 से कम किसका करना है, रिलायजेबल वैल्यू का। रिलायजेबल वैल्यू नील है, जीरो हो गई ना वो तो। हाँ जी, क्या कहते हो आप, क्या करना है इसको, व्हाट शुड यू डू? दे देगा सर, बिना उसके, विदाउट एनी देखो नोटिस। ऐसा है कि ही कैन इन्फॉर्म द COC एंड दी, हाँ वो इन्फॉर्म कर देगा, कोई इशू नहीं है। CC दैट इज अ प्रैक्टिकल, and the प्रैक्टिकल bankrupt, अप्रोच। yes, so he can inform the bankrupt also, no issues, है ना। So he can inform and then he'll get the money, कोई इशू नहीं। बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डिस्क्लेमर का नोटिस क्यों लेके जाएगा, कोई जरूरत नहीं, वहां से कौन सा जवाब जरूरत इतनी नहीं। जल्दी आ जाता है, इतना इजी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द Sir, one thing, फ्लैट्स, sir, यस प्लीज, one thing, यस प्लीज। actually, the reduction of price in the reserve price. Reserve will be price is allowed based on only what? when it Reserve fails. price is based on the realizable value. रिलाइजेबल वैल्यू, देयर इज नो Realizable रिजर्व value प्राइस is फिक्स। zero. Okay, okay. But any case, still, I think better will give notice to bankrupt at least. Bankrupt दे दो, CC को भी दे दो, क्या दिक्कत है? चिट्ठी लिखने में तो कुछ नहीं जाता। हाँ हाँ। Some of the flats of real estate division have been illegally occupied by migrant laborers. वहां वो कुछ लेबर काम करते थे, वो फ्लैट्स में रह रहे हैं, whose salaries were not paid by the personal guarantor. ठीक है, अब इन्हें उनकी सैलरीज नहीं दे रखी थी।
laborers refused to hand over the flats till their wages were paid. What should be the BT do? You should go उन्होंने to कहा a भाई देखो adjudicating मेरी तो authority. हमारी तो सैलरी दी नहीं, हम तो खाली नहीं करते। अब बीटी ने क्या किया, एक लोकल गुंडा हायर किया, उसने फ्लैट खाली करा दिए, उसने बोला जी मैं 50,000 पे लूंगा, ऐसा मार मूर के भगा दूंगा इनको। तो उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया बीटी ने। तो क्या सीसी इस कॉस्ट को अप्रूव कर सकता है? वेदर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट? No, sir, it is illegal No, act. it is illegal act, yes. Yes, and so it is cannot be. illegal activity and you cannot enter into any contract which is illegal in nature. Illegal. So it will be void basically, हम्म, है ना? रास्ता निकालना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, वो जो काम जो मर्जी करो, बट ये है कि आपको ये ना तो कैश की एंट्री करनी है, ना आपको सीसी के पास लेके जाना, बात खत्म। नहीं, वो तो वैसे ही प्रोहिबिट करता है, 5,000 से ऊपर तो कैश आप दे ही नहीं सकते। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखा था, लेबरर्स रिफ्यूज टू हैंड ओवर द फ्लैट्स टिल देयर वेजेस वर पेड, व्हाट शुड द बीटी डू? पहले तो इसका आंसर देख लें। We should go to adjudicating authority for direction. Yes, we should go to A for the Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल आस्क देम टू फाइल देयर क्लेम्स। पहले तो उन्होंने क्लेम तो फाइल किया ही है, क्लेम किया है नहीं किया। क्लेम नहीं भी किया तो पहले हम उसको ये बता देंगे भाई देखो बुक्स के हिसाब से आपका क्लेम तो ये है, लेकिन इसमें ये मिल रहा है आपको, यू विल गेट ओनली एज पर द रियलाइजेबल एस्टेट, है ना? जो भी आपकी जो बैंक्रप्सी एस्टेट है उसी में से तो मिलना है ना। लेबरर्स को भी समझाएंगे कि देखो भाई अगर लॉ के हिसाब से चलोगे तो आपको ये मिलेगा पैसा, ठीक है ना? तो अब आप देख लो कैसे करना है। सर ये लेबरर्स जो है जिनका वेजेस नहीं मिला है वो भी क्रेडिटर्स में ऐड हो ही सकते हैं ना? हाँ क्रेडिटर तो है ही ना। उनका डाटा है ना वो। नहीं वो कह रहा है खाली नहीं कर रहे हम, कह रहा है हमें पहले सैलरी दो फिर हम खाली Till करेंगे। their wages are paid. हाँ वही, यस हाँ। Probably then he has take some help of local administration with the Yes, local approval of administration a- or adjudicating authority, he can Yes. first of all he can give them a eviction notice. इनको eviction notice दे सकता है कि भाई since you have already filed your claim and your file is your claim is being dealt with as per the bankruptcy estate, so you will be paid in due course, है ना? Yeah, that is But you illegal cannot occupation. take any legal action इस तरह से, and it will not form part of bankruptcy process cost. No. सर एक क्वेश्चन ये है हाँ कि जी। क्या वो सीओसी से इनकी वेजेस का पेमेंट प्री अप्रूव करा सकता है कि मतलब बाकी किसी को पेमेंट के पहले इनको क्लियर No, करना? नहीं actually sir, no, this this can, cannot be done. be done once they are working during the bankruptcy process. Bankruptcy process. Then it will Yes. form part of bankruptcy process cost. But if they are no more working, then it will not form part of the bankruptcy process cost. Because if we see the definition of bankruptcy process cost, so it will cover if it is being run as a going concern, then it will form part of bankruptcy process cost. Then it can be paid, otherwise. Okay. In that case also, the claims up to the bankruptcy commencement date, so they will be paid as out of the bankruptcy estate only. Next question देखते हैं. BT feels there is no need to appoint the valuer. ठीक है, उसको लगता है भाई वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, बट द कमेटी इज इन फेवर ऑफ वैल्यूएशन. तो in that situation, suppose, so there is a difference of opinion. BT says that there is no need to appoint the valuer. Committee says the valuer is needed. So is it mandatory to get the valuation done in such a situation? yes, sir. Yes. Yes. No. Yes. No. Yes. Bankruptcy trustee shall appoint a registered valuer for this. शैल अपॉइंट में पक्का करना ही पड़ेगा, he has to appoint. नहीं, shall appoint a registered valuer to value the assets which may or may not form part of the bankruptcy when he is of the opinion that it is necessary. It is his opinion, not the COC opinion. तो कट गया ना दूसरा, और when a resolution to that effect has been passed by the committee. So there are two situations when this valuer can be appointed. Number one, he is of the opinion, है ना, but he feels that there is no need. Second is when a resolution is passed by the committee. So is Yeah, it that means he mandatory has to to get the follow the value? resolution of the committee. Sir, So in option such a or situation, sir option और है तो either of the situations में he has to appoint a valuer. yes. तो हमने तो एक ही बताई ना, हमने ये बताया, बट द कमिटी इज इन फेवर ऑफ दी, तो इज इट मैंडेटरी? यस. Yes. Yes. यस इन केस सीसी पास द रेजोल्यूशन, ऐसे कर देते हैं.
क्योंकि रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी ना। रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। वेदर फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू और बोथ, जो वैल्यूएशन कराएगा उसमें क्या वैल्यू देनी है उसने? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल, राइट। तो ये अगर ये दो ऑप्शन है तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू देनी है उसको। अच्छा, वेदर एडिशनल वैल्यूअर कैन बी अपॉइंटेड, Yes. और अगर एडिशनल वैल्यूअर अपॉइंट हो तो फिर क्या वैल्यू, अगर सपोज उसकी वैल्यू डिफरेंट है, एक ने Average. Average of the estimate. एवरेज ले लें, Average. ठीक है ना। तो इन दैट केस एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज विल बी टेकन इन दैट केस। shall be taken। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sir, now the question arises is whether if the need arises, only then the valuer should be appointed. Otherwise, it's not compulsory to appoint a valuer. Either bankruptcy trustee should be of the view Yes, or committee is of the view. yes, तो दोनों में इसमें से- बोला ना, दोनों में। कमेटी इज इन फेवर ऑफ वैल्यूएशन। या अगर दोनों का मत नहीं है तो जरूरत नहीं। हाँ, फिर तो जरूरत नहीं, ये तो है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। राइट। देखो इस तरह से क्या होता है, ये कहानी सी बनाने से समझ में आ जाती बातें, मेन बात ये है। अब ये कहानी Right, सी right. बना लेना, ये कभी भूलेगा नहीं बंदे को, ये बात है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 के बाद 7 कैसे आ गया? ये गलती से लिख दिया लगता है, ये 6 होना चाहिए। चलिए कोई नहीं। तो whether formulation of marketing strategy is optional or mandatory? क्यों ये आपको Mandatory. अच्छा, ये कहाँ Schedule पे 2. बात लिखी है? ये शेड्यूल 2, यस। Schedule 2 में- Second point. Schedule 2 second point. ये हमारा Sale strategy. yes, so it says the bankruptcy trustee shall prepare a sales strategy, so it is mandatory, है ना? In writing for the sale of the asset and may take help of marketing professionals if it is required, which shall be submitted to the adjudicating authority. So it is schedule 2 part A 2. Reports also where he has to report to adjudicating what the strategy they are taking. हाँ, तो शेड्यूल 2 हो जाएगा। हाँ, वो अगला क्वेश्चन ना, वो भी है शेड्यूल 2 क्या था इसमें? Okay. Sir, whether it is a sales strategy or marketing strategy, sir? Because he is saying the bankruptcy trustee shall prepare a sale strategy in writing for the sale of the asset and may take the help of marketing professionals. Actually, I feel it is sales strategy, but I think better you change marketing into sale. ओके, ठीक है, टेकन, Right. ठीक है, सेल स्ट्रेटजी ले लो, पर्पस वही है। सेल क्या, सेल तो मार्केट के लिए ही करना है ना बाकी। But he is using different words, no, sir? ठीक है, ठीक है, अरे वो डिफरेंट यूज करेगा, वो सेम नहीं यूज करेगा। whether formulation He is sales confusing strategy that these things only. He is asking with the help of marketing But- professionals also, sir. हैं? Sales strategy with the help of marketing professionals. हाँ, वो भी है सर इसी में। बात वही है ना? And may take. Now is such sales strategy required to be submitted? Yes. ये Yes. आपको बतानी है क्या उसको? Shall be submitted to the Yes, sir. adjudicating authority Adjudicating along With Noting progress this report. reports. Report. You write that, sir, along with progress report. Yes. So it is to be submitted, yes, along with progress report. And what is the periodicity? 15 days from Yes. So quarterly. the end of every Yes. quarter. हाँ, बिल्कुल सही। तो टाइमलाइन इज एज पर रेगुलेशन 10।
calculation time. 15 days from the end of the quarter. Next देखते हैं. Now BT feels that physical auction may get fetch higher value. इसको लग रहा है भाई फिजिकल ऑक्शन करेंगे तो ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर फिजिकल ऑक्शन करना है तो कोई परमिशन रिक्वायर्ड है क्या? Yes, with the permission of With adjudicating prior authority. permission of the adjudicating authority. The authority. हैं? कि- कहाँ लिखी है बात ये? 8. Schedule to 8. Wait. General assets. Party 8. Through physical auction with prior permission of the adjudicating authority. Adjudicating Of the authority. opinion, yes. Sir, these are such small points actually. हाँ बिल्कुल यही तो इस नहीं हम क्या करते हैं हम तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको पढ़ने के बाद में इसको देखते हैं भाई किसके ऊपर क्वेश्चन बना दें ऐसे करते हैं. शेड्यूल टू 8 उसके One thing बाद is there. हाँ जी. आपने IBC पढ़ना सिखा दिया. Just telling you. नहीं देखो ऐसा होता ना भाई हम क्या मान लो टीवी देख रहे हैं साथ में किताब खोल ली देख लिया यार इसके ऊपर क्वेश्चन बना दे पहले सोचना पड़ता है पहले सोच करके फिर जब एक बार माइंड में बन गया ना फिर तो उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं फिर फटाफट हो जाता है. नहीं देयर वर सर्टेन थिंग्स जो मैं मार्क करता था. देयर सर्टेन थिंग्स जो मैं ओवरलुक कर जाता था वो आपने ठीक कर दिया. हाँ तो बस यही है और क्या है. देखो जितनी बार पढ़ो उतनी बार मजा आता है बस ये मजा है आता है. अलग अलग हम देखो अब अपने आप को हमें भी तो चैलेंज करना पड़ता है ना नहीं तो वैसे हम भी बोर हो जाएंगे बार बार एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के ये बात है ना. जी, मैं जी, खुद जी. अपने आप से पूछता हूँ भाई तुमने इस बैच में नया क्या दिया है कुछ नया किया डेवलप के नहीं किया ये बात है. राइट. तो बीटी वांट्स टू अपॉइंट फादर इन लॉ ऑफ हिज मैटरनल अंकल एज ऑक्शनियर. अपनी अलमारी में अंदर तो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता आ रहा हूँ. नहीं है? नहीं कर सकता. He cannot hire consultant from. He Regulation cannot hire 5. consultant from. Yeah. He cannot hire consultant from his आप एक बार देख लो relative. He should Regulation. नहीं he should be रिलेशनशिप में from तो देखो Regulation ना 5. रिलेशनशिप क्या है उसके मामा का फादर इन लॉ है तो पहले बात तो ये देखो मामा का फादर इन लॉ एसोसिएट में आता भी है कि नहीं आता आपको ये तो देखना पड़ेगा ना. But father-in-law of his maternal uncle. Sorry, I have हाँ heard maternal uncle. Father-in-law of maternal uncle. नहीं आएगा सर वो Yeah. रिलेटिव में तो नहीं आएगा. एसोसिएट में देख लो एक बार डेफिनेशन देख लो 79 में भाई आपको पढ़ के ही तो आंसर करोगे ना आप. Associate में. Spouse of relative of the spouse of the debtor is there actually. जी. हाँ तो 79 देख लो ना एक बार. Relative of yes. Relative of associate is. A relative of the spouse of the debtor. Actually, he is relative. Relative of the Mama means spouse. relative of spouse. हाँ और मतलब मदर्स ब्रदर हो गया उसका ना. father-in-law. क्या हो गया ये फादर इन लॉ है मैटरनल अंकल का. हाँ जी. मैटरनल अंकल को क्या हुआ उसकी Maternal uncle. मदर का ब्रदर उसकी मदर के ब्रदर का फादर इन लॉ हाँ जी और उसका father-in-law. सर तो नाना जी हुआ ना सर उसका है. उसका तो नाना जी हुआ सर ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया सर क्या किसका नाना हुआ नहीं सर नाना जी नहीं दादाजी होगा ग्रैंडफादर. मैटरनल अंकल मामा जी और हाँ, मामा जी मतलब मदर. तो मामा ये जी तो का सर ससुर. मामा जी का ससुर हाँ। मामा जी माने मामी के फादर हुए तो फिर तो रिलेटिव नहीं हुआ ना सर. तो भाई देख लो मामी को सर एक पहले आप जनरेशन रिश्ता समझा दो सर पहले बाकी मामा का देखो मामा का ऐसा रिश्ता है मामी से वो हुआ. ऐसे ही पूछेगा आप सीधा नहीं पूछ लेगा. आप 520 मामी के फादर तो नहीं हुए ना सर. मामा एक बार ना सर, मैं- 524 ए देख लो. सर मैं सब पार्टिसिपेंट्स के फायदे के लिए एक बात बता रहा हूँ ऐसे जितने क्वेश्चन हो ना उसको स्किप करना ही अच्छा है क्योंकि इतना टाइम जाने वाला है ये रिश्ता डिकोड करने में तो उससे अच्छा बाकी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर नहीं लो नहीं उसमें क्या होता है देखो एक आपको ना A4 साइज की शीट मिलती है उस पर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है. लिख लो. चार्ट हाँ. बना लो कोई दिक्कत नहीं. वो एक A4 साइज की शीट दे देते हैं आपको पेंसिल भी दे देते हैं साथ में कोई दिक्कत नहीं. तो बैठते रिलेटिव्स अब की पहले तो ये बताओ ये फादर इन लॉ मैटरनल अंकल कौन से रिलेशन में आएगा. 524 ए रिलेटिव दी डेफिनेशन दे रखी है आएगा या नहीं आएगा. नहीं आएगा सर. मेरे को तो नहीं लगता है आएगा ये. नहीं आएगा सर. है थर्ड जन उधर सेकंड जनरेशन आगे चला गया ना. नहीं जाएगा. हाँ मदर का ब्रदर तक तो ठीक था
है ना। उसका फादर इन लॉ नहीं है सर। हाँ, उसका फादर आगे चला गया ना रिलेशन। ब्रदर की वाइफ होती ना, मामी होती, वो तो भी नहीं आती, वहां तक नहीं वो आएगी सर, वो आ बेसिक जाती। हाँ, मतलब वो वो हाँ, relative, associate of वो relative. रिलेटिव में आ जाती, लेकिन ये मेरे हिसाब से रिलेटिव में नहीं आएगा। हाँ ठीक है जी, एग्रीड। बाकी ग्रुप में लिख देना अगर ऐसा आपको लगे तो, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है, Supplication is very difficult. फॉर प्रेपरेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी BT has hired a consultant who is to be paid consultancy charges of 1 लाख। ठीक है, अब उसको कंसल्टेंसी चार्ज देने हमने 1 लाख रुपए। ठीक है, इनकम टैक्स भी आपके सिलेबस में है। अब क्या TDS काटोगे आप, नहीं काटोगे उसका? काटेंगे सर। TDS कटेगा। TDS 50,000 के ऊपर पेमेंट जाएगा तो काटना पड़ेगा। है 50,000 के ऊपर पेमेंट जाएगा तो काटना पड़ेगा। हाँ, अब वो कह रहा है भाई मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी कोई दूसरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मेरे से फॉर्म 15G 15H जो होता है ले लोगे आपका? नो सर, TDS तो कटेगा। पेमेंट ये सर ले सकते हैं सर, सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट होगा तो क्यों नहीं लेगा, वो ले सकता है, मेरे जैसा आदमी ले सकता है। भाई हम कहेंगे यार तूने इस साल में वो और कहाँ से क्या करा, हमें क्या पता। हाँ सर, कंसल्टिंग इनकम है ना, सैलरी हो तो ठीक है। मेरी इनकम भले 1 करोड़ हो सर, पर यदि मेरे को ये पेमेंट 1 लाख दे रहे हैं और मैं उनसे एग्जाम्प्टेड हूँ, तो मुझे बाकी इनकम से इनको नहीं क्या नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है, देर आर 2 फॉर्म्स, वन इज फॉर्म 15G, एक होता है 15H। वैसे भी मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स में भी ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे, 2 नंबर का इनकम टैक्स भी है ना। यस तो उसमें होता क्या है, 15G भरते हैं जो अदर देन सीनियर सिटीजन होते हैं और 15H भरते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, है ना। तो राइट। अब बात ये है बेसिकली, पहली बात तो वो भराई इंटरेस्ट वगैरह के लिए जाता है और बाकी हाँ income के सर, लिए वही नहीं। 15G 15H तो इंटरेस्ट के लिए है। और उसके अलावा अगर आप फॉर्म भर भी दो तो उसमें ये होता है कि आप ये कहते हो जी मेरी दूसरी इनकम नहीं है या मेरी दूसरी इनकम बिलो टैक्सेबल है, ये चीज। राइट। भाई हम तो कहेंगे यार हम तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी, हमें क्या पता यार, तुम रिफंड ले लेना अपना जो लेना हो, हम तो काटेंगे तुम्हारा टैक्स। TDS तो कटेगा सर, वो तो TDS प्रोविजंस में क्लियर है। है हाँ हाँ तो इसमें डिडक्ट BT शुड डिडक्ट ऐसा लिख दो, बाकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। कंसल्टेंट है 10% TDS कटेगा। अब देखो, अब हमने ना इसको काफी सारा कवर कर लिया, एक पॉइंट इसमें रह गया, वो रह गया प्राइवेट सेल वाला। तो प्राइवेट सेल में क्या कहते हैं, ये प्राइवेट सेल, वो कहता है भाई पहले तो आप ट्राई करो ऑक्शन से करने की, अगर ऑक्शन नहीं होती तो आप प्राइवेट सेल कर सकते हो। प्राइवेट सेल में क्या है, वेयर एंड एसेट इज टू बी सोल्ड थ्रू प्राइवेट सेल। देखिए पहली बात, you have to make a distinction between physical sale and private sale. Physical sale is different, private sale is different, ठीक है ना। तो ये जो फिजिकल ऑक्शन है ना, फिजिकल ऑक्शन का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेल है, फिजिकल ऑक्शन मतलब पब्लिक ऑक्शन ही है So ना। sorry to interrupt. यस, वो TDS वाले इशू पे क्या था, क्या कंक्लूड हुआ था कि टैक्स TDS पे एग्जम्पशन काट लेंगे हम तो, TDS काट लेंगे उसको। काटेंगे, हाँ। हाँ, अपने आप अदरवाइज रिफंड ले लेगा, जान लेना है, हमें काम का है कुछ करो। either he has to present a tax exemption certificate or यस, nil. हाँ बिल्कुल yeah, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ये कर दो। हाँ, right. where an asset is to be sold through private sale, the bankruptcy trustee shall conduct the sale in the manner specified herein. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल ऑक्शन एंड प्राइवेट सेल। फिजिकल ऑक्शन जो पब्लिक ऑक्शन का ही पार्ट है, आप समझिए, फिजिकल ऑक्शन मीन्स ऑक्शन हो रही है, ठीक है ना। और प्राइवेट सेल में क्या है, प्राइवेट सेल में आप ये है कि यू आर द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल प्रिपेयर ए सेल स्ट्रेटजी इन राइटिंग to approach interested buyers for assets to be sold by private sale, which shall be submitted to the adjudicating authority along with the progress report under regulation 10। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और छोटी छोटी बातें थोड़ी सी और देख लेते हैं इसमें, कि क्या जो क्लेमेंट्स हैं आप उनको भी ये चीज दे सकते हो क्या। जैसे फ्लैट्स हैं, अब फ्लैट आपने किसी के ड्यूज हैं, तो वो कहता है जी हमें तो फ्लैट दे दो, तो दे दोगे क्या, क्या करोगे? So क्रेडिटर के लिए adjudicating अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। नहीं सर, दे तो नहीं सकते, वो हमारे को उसका वाटरफॉल में जाना पड़ेगा, उसके हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, वाटरफॉल की अब तो सब बिक गया ना, अब तो हलवा बटने को तैयार है, अब तो सेल की पोजीशन आ गई ना। सर सेल करके पैसा रियलाइज कर सकते हैं,
प्राइवेट पोटेंशियल बायर्स से। नहीं तो ये तो कह रहा है ना कि भाई सेल आप कर सकते हो, सेल आप कर सकते हो सर अगर। सेक्शन 175 रेफर करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी? हाँ तो क्या This is कहता not a है distribution of property. सेक्शन 175 क्या कहता है? सर अगर उधर जो क्लेमेंट्स हैं उनसे रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो दे कैन गो फॉर प्राइवेट सेल टू द क्लेमेंट्स। Is when it is a peculiar nature or special circumstances only he can sell. Yes, so actually distribution of property is possible when it cannot be readily or advantageously sold. चलो वो तो है ना? खत्म हो गया सर यहाँ पे। हाँ, अब या तो ऐसा ना, मान लो कई बार क्या होता है, कोई विलेज में प्रोजेक्ट बना रखा है, वहां दूसरे बायर्स आ ही नहीं रहे, ऑक्शन भी खोली, प्राइवेट सेल में भी कुछ नहीं हो रहा, वो लोग कह रहे हैं हमें दे दो, हम पहले से ही रह रहे हैं उसमें, है ना? ये हो सकता है ना, उसमें रह भी रहे हो, तो अगर वो रह रहे हैं तो फिर उनको भी दे सकते हैं, अगर वो नहीं बिक रहा तो। लिखना ना, इट कैन नॉट बी रेडीली और एडवांटेजियसली सोल्ड, सो इट विल डिपेंड अपॉन द लोकेशन। इफ रेडी बायर्स आर अवेलेबल देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू देम। अच्छा, अब इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि अपना वो उस पर चलते हैं, ये जो है ना मोड ऑफ सेल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। सो व्हाट वी विल डू नाउ, विल, अब हमने मोटा मोटा ये वाला तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम लिक्विडेशन रेगुलेशंस पर चलते हैं। अब आप देखोगे वो मक्खी के ऊपर मक्खी मार रखी है, थोड़ा सा ही फर्क है बस, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे 75% लिख रखा है, वहां पे 25% लिख रखा है, और कुछ नहीं है। वो बात वही है। बात वही है, और उसमें द फर्दर रिडक्शन इज पॉसिबल अप टू 10% नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये वॉलेटरी लिक्विडेशन इसी में होना चाहिए मेरे ख्याल में। There he has given specific timelines actually. या 35 डेज के अंदर 35 द प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 35 डेज। लिक्विडेशन, ये अगर लिक्विडेशन प्रोसेस, और एक ये तो लिक्विडेशन प्रोसेस आ गया हमारा, और एक हम कर देते हैं लिक्विडेशन रेगुलेशंस। सो दीज आर द टू फील्ड्स, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द लिक्विडेशन रेगुलेशंस, ये रेगुलेशंस, लिक्विडेशन रेगुलेशंस, जस्ट अ मिनट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, liquidation regulations, so these are the liquidation regulations। अच्छा, so what is the related regulation for 33, this? sir. हाँ जी, 33 mode of sale. 33, yes, so we have to go to 33। इसीलिए मैंने दोनों को ना कंबाइन कर दिया, मैं कहा दोनों कंबाइन कर दूंगा ना, बड़े जल्दी समझ में आ जाएगा। थर्टी टू सेल ऑफ एसेट्स, नाउ 32A, और ये हो गया 33, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे, कोई कहाँ चेंज होगा उसको कर लेंगे। क्या बोलता है, द लिक्विडेटर सेल ऑर्डिनरी सेल द एसेट्स थ्रू एन ऑक्शन, ठीक है। लिक्विडेटर में सेल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। अब आपको पढ़ना क्या है, ये लैपटॉप में खोल लेना है और इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है, कहाँ कहाँ चेंज है। The liquidator may sell the assets by means of private sale in the manner specified in Schedule 1 when the asset is perishable, asset likely, asset is sold at a higher price, ठीक है। Prior permission has been obtained, ठीक है। पॉइंट डी एक्स्ट्रा सर इसमें अब आप एक बात देखो कि ये जो बैंक्रप्सी रेगुलेशंस है,
बैंक्रप्सी रेगुलेशन में लिखा है क्या कि ये पेरिशेबल में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जरूरत है क्या? इस पॉइंट को आप चेक करिए, रेगुलेशन 27, वहां पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। If we read bankruptcy process regulation 27(2), so 27 does not talk of the approval of the adjudicating authority, जबकि यहां तो लिखा है क्लियरली लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस में। So what do you think about it? हाँ जी, I think not required, sir. Approval is not required. वहां तो नहीं लिखा है ना, बट हियर इट इज रिक्वायर्ड ना इन केस ऑफ लिक्विडेशन। Yeah, liquidation it is required. हाँ, If it is required. तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी, कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका वहां पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा जी। जी सर। अब अगला देख लीजिए, मामा जी वाले आ गए, मामा जी के ससुर आ गए, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ही इज रिलेटेड पार्टी, एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय हिम। अब यहां पर भी देखो थोड़ा सा फर्क है ना, फर्क है ना, क्योंकि वहां क्या कह रहा है, वहां ये कह रहा है द बैंक्रप्सी ट्रस्टी और एनी पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द आईपी, एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड, एनी क्रेडिटर और एसोसिएट, and any company where the bankrupt or creditor is a promoter or director, because there we are dealing with individuals, है ना, bankruptcy process regulations में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिकली कंपनी है, तो रिलेटेड पार्टी हो गया, हिज रिलेटेड पार्टी, हिज रिलेटेड पार्टी मीन्स रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिक्विडेटर, Is related ठीक है जी, party. एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय हिम, हियर द वर्ड क्रेडिटर इज नॉट यूज्ड, Liquidators. Liquidator. नहीं क्रेडिटर, so whether you can sell it to creditor, because the creditor word is not there, वहां तो लिखता था ना क्रेडिटर और एसोसिएट, तो क्रेडिटर को भी नहीं बेच सकते आप, यहां तो क्रेडिटर को बेच सकते हो कि नहीं, जो अनरिलेटेड क्रेडिटर है उसको बेच पाओगे कि नहीं लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। हाँ जी, Sir, any network issue is there, sir? Yeah, there is a some issue. सर Yes. वॉइस ब्रेक हो गया ये पूरा Vast broken. वॉइस ब्रेक हो रही है, सो एक बार फिर से कर देंगे सर। एक बार मैं कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी भी हो रहा है सर। Voice break. स्टॉप वीडियो करता हूँ, अब देखो फर्क पड़ जाएगा थोड़ा, है ना। अब ठीक हो गया था। बस ठीक हाँ है। वही है, वो वीडियो चल रहा था बेकार में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हियर इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस द वर्ड क्रेडिटर इज नॉट यूज्ड, सो माय क्वेश्चन इज whether you can sell it by way of private sale to a creditor. Yeah, if he is interested, he can give. Yes, हाँ, ठीक है जी, मतलब यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ये बात मेन बात ही है। The liquidator shall not proceed with the sale of an asset if he has reason to believe that there is any collusion between the buyers or the corporate debtors. So is there any similar provision in case of this bankruptcy trustee also or not? 27(4) is there, sir. Yes, वो वहां पर भी है, ठीक है, Shall not proceed with the sale. yes. So two learnings from here. Number one, you can sell to the creditor, there is no such bar. Second is, in case you want to sell it by way of private sale because of perishable nature or deterioration, then you prior permission is not required. So these are the two things. In case, so here there is a difference between the liquidation regulations and bankruptcy process regulations. Now let us go to the schedule. Auction.
मोड ऑफ सेल क्या बोलता है? मोड ऑफ सेल ऑक्शन. So in case of auction, the liquidator shall issue a public notice of the auction within 45 days from the liquidation commencement date. Is there any similar thing in case of? No. There is no such thing, है ना? There is No no such such thing. requirement that he has to issue this notice within a particular period. But whether a public notice is required in case of bankruptcy process or not? Public notice is required, yes, for inviting the claims. No, that is there. But for auction, For auction, there is no specific requirement. we can see schedule 2. In case of an auction, naturally he will, in case of public auction, he will give an ad in the paper. So that will be deemed to be the notice basically. But there is no such specified timeline. That is the meaning. Sir, फिर से voice cut. हम्म. There is no specific, yes. थोड़ा सा इशू आ रहा है आवाज का, बट यहाँ थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी कम है. So what was the section says, regulation एक says? मिनट, मैं इससे चला के देखता हूँ. अब देखिए, अब बेटर है. अब better है, sir. Okay. So my point was that in case of public notice, in case of liquidation regulations, there is a requirement. There is a particular time period that you have to issue this public notice within 45 days. But there is no such timeline in case of bankruptcy process. But public notice is required. Public notice naturally is required. Required, yes. Public auction में तो public notice तो चाहिए ना भाई. Absolutely right. Suppose you want to sell it through auction, so what you will do? Either you will do it in physical or you will do it in electronic mode, है ना? Or Right, you might right. issue a press advertisement for that in papers. So you will do something of that sort. Right. So there are timelines here, but there are no timelines there. No timelines, no. Yes. The liquidator shall provide at least 14 days from the issue of public notice for submission of eligibility requirements by prospective bidders. The liquidator shall provide to qualified bidder at least 7 days for inspection or due diligence of assets under auction. So this due diligence is there in case of bankruptcy trustee also. Yes. That is He there has to assist. naturally. Yes, he has to assist. Yes. Yes. Point number 6. The liquidator shall prepare a marketing strategy. The strategy may include releasing advertisements. So that releasing advertisements are there in case of bankruptcy process also. Preparing information sheets, preparing a notice of sale, liaising with agents. The liquidator shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit. So this is all same. उसमें अर्नस्ट मनी का कोई लिमिट नहीं दिया सर, इसमें लिमिट दिया हुआ है maximum to the extent of 10%. Yes. Am I right? Yes, right. And that too non-refundable. The liquidator shall not require payment of any non-refundable deposit or fees for participation That too in non-refundable, under the yes. liquidation process. Provided further that the earnest money deposit shall not exceed 10% Refundable. of the reserve. Yes. Right. The reserve price shall be the value of the asset arrived in accordance with regulation 35, which again talks of valuation. Right. But in case of liquidation, whether one registered value is required or two? In liquidation. Two, sir, Hmm. two. Two compulsory required. And what they will give? Whether they will give one value or two values? Well, estimated average of the two will be taken, no? No. The question is fair value, liquidation value, what they will give. हाँ. I guess they give a liquidation value. The realizable value. Just a minute. Yeah. So the first situation here could be that valuation was conducted during CIRP process itself. TRP.
Second situation is, okay, valuation was done during CIRP, but liquidator is of the opinion that valuation should be done here. है ना? So he will appoint two registered valuers to determine the realizable value of the assets or business. So the wording is realizable value only here also. ठीक है? Realizable value. Realizable. Yes. And hence in CIRP, it is a Yes, fair value and liquidation value. fair value 35. liquidation value. Hmm. Yes, That is yes. different. Regulation 35. Hmm. Yeah, fair value liquidation value. Absolutely right. अच्छा, अब हम चलें, ये हो गया, ये इससे ऊपर था, यहाँ थे, कहाँ थे हम लोग? पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया ना? हाँ बिल्कुल, ये हो गया रिजर्व प्राइस, द रिजर्व प्राइस शैल बी द वैल्यू ऑफ एसेट, ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 हो गया। नाउ 4A, where an auction fails at the reserve price, the liquidator may reduce the reserve price by up to 25%. वो एक ही बात है, वहां पर वो बोलता है 75% तक आप कर सकते हो, यहाँ बोलता है बाई अप टू 25%, वो 75 ही हो गया। नंबर 2, ठीक है, where an auction fails at reduced price, the reserve price in subsequent auctions may be further reduced by not more than 10% at a time. But one important question here is that this 10% is in relation to the base price or the reduced price. Suppose Reduced price. the original price was 100, then it was reduced to 75. The next time the price will be reduced to 65 or 67.5. That is the question. Oh, reserve price. So last price से 10% reduce कर रहे हैं. No, it says maybe further reduced. Yeah, So yeah. this reduction is in Will be- relation to the reserve price. Yeah, 35% हो जाएगा sir. Yes. Because 35% हो जाएगा. this reduction is in relation to some figure, na? Yes, yes. Reduced 35% by. हो जाएगा. So 100, 75, 65, 55, तो 45. 100 का बेस से ही हाँ, बेस सेम रहेगा, बेस शिफ्ट नहीं होगा बार बार। 100 से पहले 20 किया, फिर 100 से एडिशनल 10 करेंगे। Yes, right. 35% माइनस हो जाएगा। Right, right. ठीक है जी। Provided that the liquidator may apply to the adjudicating authority to dispense with the requirement of regulation 12(3)(a), keeping in view the value of the Isha. asset intended to be sold by auction. So in case the value of the asset is low, so they may say that okay, no need of public notice, etc. Because suppose the value of the asset is low, so then why they will give this press advertisement and things like that. So but he will apply to the adjudicating authority. Another point is, सर इसमें कहीं वो रिडक्शन के लिए सीओसी की अप्रूवल की बात नहीं कर रहा है. नहीं कर रहा, वही मैं पॉइंट ले रहा था। Consultants committee. हाँ, वहां पर वो कोई ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, वहां पर बात है क्रेडिटर्स कमेटी की, या कोई ऐसा क्रेडिटर कमेटी का जरूरत नहीं है। नेचुरली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी विल बी देयर, बट ऐसा कोई देयर इज नो सच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि उसका अप्रूवल लेकर रिड्यूस कर. हाँ, ऐसा कुछ नहीं। इफ द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन that a physical auction is likely to maximize the sale, ठीक है, so he may sell through, ठीक है, may engage the services of a qualified professional. Auction shall be transparent and the highest bidder bid at any given point shall be visible to the other bidders. तो ट्रांसपेरेंट में बहुत सारी चीजें आ गई। ट्रांसपेरेंट में आ गया भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। If the liquidator is of the opinion that an auction where bid amounts are not visible is likely to maximize realizations, he may apply in writing to the adjudicating authority for its permission to conduct an auction in such manner. ठीक है, तो ऐसा कोई बात यहां पर भी है क्या? It is there, sir. 10, auction point 10. The auction shall be transparent.
the highest bid at any given point shall be visible to the bidders unless the bankruptcy trustee has received permission from AA, allowing Right. otherwise regarding the visibility of the bid price. Right. Same, but he has told in different way. Yes, yes, yes. So it should be visible to everybody. But if he wants to hide it, he has to take the permission of the adjudicating authority. So if required, the liquidator may conduct multiple rounds of auctions to maximize the realization from sale of assets and to promote the best interest of the creditors. Same point is there. Where the liquidator rejects the highest bid in an auction process, he shall intimate the reasons for such rejection to the highest bidder and mention it in the next progress report. Now, regarding the points, shall be invited to provide balance within 90 days of the date of such demand. Okay. And otherwise, 12% interest after 30 days. Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within 90 days. So all these things are not here. यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ. ठीक है ना? Because they are envisaging that the value of the assets may be lower in case of personal guarantor to CD. है ना? तो इतना डिटेल्ड प्रोसीजर उसमें नहीं दिया है. कंपनी के केस में तो एसेट्स ज्यादा होते हैं ना, तो पर्सनल गारंटर पे कम हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी कहानी नहीं करी इसमें कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, आपको ये करना है. वो मान रहे हैं कि भाई एक ही बार में आपके पास पूरा पैसा आ जाएगा. नाउ प्राइवेट सेल strategy, direct closing, sale shall stand completed in accordance with the terms of sale. Delivered to the ये हो गया. Thereafter the asset shall be delivered to the purchaser on receipt of full consideration for the asset in the manner specified in the terms of sale. तो ये हमारा दोनों पॉइंट इसके कवर हो गए. ठीक है जी. अब एक क्विकली केस स्टडी कर लेते हैं हम अपना फ्रेश स्टार्ट वाली. ठीक है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है तो हम अपनी फ्रेश स्टार्ट की स्टडी कर लेते हैं. ये जो है ये आ गया हमारा. इसमें हमने टोटल 8 स्टडीज दे रखी हैं आपको. ठीक है जी. तो एक ये देखिए एक बार केस स्टडी. इस केस स्टडी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ लेते हैं. So Taste Bud was a restaurant located at leased premises in New Delhi. ठीक है. It had a great reputation, award-winning chefs and tastefully designed interiors. Much of its business came from executive lunches and dinners. Following the opening of Heavens, another excellent restaurant in the nearby vicinity, trading losses were incurred by Taste Bud, and eventually the business became unsustainable. Efforts to either have the rent reduced or to sell the business were unsuccessful. ठीक है. Suppliers of food, beverages and utilities were unpaid for supplies provided in the previous 45 to 60 days. देखिए ऐसा है कि जब भी हम केस स्टडी पढ़ते हैं सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बेकार की बातें कौन सी दे रखी हैं उसमें और काम की बातें क्या है. ठीक है. अभी तक बेकार की बातें थी ऊपर, ये कहानियां दे रहा था कि भाई ये रेस्टोरेंट था, दूसरा था, फलाना ढिमकाना. ठीक है. अब पहली बात काम की बाई है. क्या है ये कि द सप्लायर्स ऑफ फूड and beverages and utilities were unpaid for supplies provided in the previous 45 to 60 days amounting to around 90,000. So the first point is whether this 90,000 will qualify as a debt or not. Yes, sir. Because Yes, sir, it is a liability incurred during the past 3 months. Right. क्या बोल 45 to 60 60 days. तो this will not qualify as qualifying debt. ये तो एक्सक्लूडेड डेट में आ जाएगा ना. Absolutely right, sir. This will not part of आप एक्सक्लूडेड डेट की डेफिनेशन देख लो ना. excluded. That is, uh, 79. आप क्वालिफाइंग डेट देख लो.
थोड़ा सा एक्सक्लूडेड डेट को क्वालिफाइंग डेट में देख लो, सॉरी क्वालिफाइंग डेट 79 qualifying debt, 19 yeah, क्वालिफाइंग qualifying डेट में आ debts जाएगा are ना, एनी which is डेट those has been incurred those 3 months prior to the date of the application, application, yes. तो ये 90,000 आपका नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, देयर वर रेंटल एरियर्स फॉर 1 मंथ अमाउंटिंग टू 50,000 टुवर्ड्स, ये भी नहीं आएंगे। ये 50,000 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। टेस्ट बट ऑल्सो हैड ए सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर बैंक, अब ये भी ये नहीं जो आएगा। ये भी नहीं आएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी नहीं आएगा, ठीक है। द बैंक इंडिकेटेड दैट इट डिड नॉट विश टू अपॉइंट ए रिसीवर फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी एज द अकाउंट्स वर रेगुलरली मेंटेन्ड। ये कह रहा है भाई हमारा तो कोई डिफॉल्ट है ही नहीं, हम क्या को अप्लाई करें, हमारे को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट बट वाज मैनेज्ड बाय मिस्टर कपिल एज ए सोल प्रोप्राइटर। He employed a staff of 10 people, including a chef, assistant chef, 6 waiters, and 2 housekeeping staff. Salary bill of employees is 2,80,000 per month. ठीक है, 2,80,000 है। The salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. ठीक है, 1,40,000 रुपये आ जाएगा सर। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपए तो पर मंथ हो गया, ठीक है। क्वालिफाइंग डेट में, हाँ जी, तो क्वालिफाइंग हाँ। डेट में अपीयर नहीं होगा। हाँ। 1,40,000 विल बी द तो टोटल हो गया qualifying आपका 5,60,000 और 1,40,000 जो है आपका 1,40,000 तो आ जाएगा क्वालिफाइंग में, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया ना वो, तो राइट सर, राइट 3 महीने तक का तो एक्सक्लूड हो गया, तो देयर इज राइट। क्वालिफाइंग डेट ऑफ 1,40,000। सो द फर्स्ट थिंग वी फाउंड हियर वाज द क्वालिफाइंग डेट, ठीक है। 1,40,000 तो ये हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। The salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. So first of all, we have to calculate half salary. Half salary is 1,40,000 multiplied by 4 months. Total liability is 560. 3 months liability not considered. So only 1 month liability will be taken into account. अगर ये भी 3 months होता तो ये भी उड़ जाता पूरा। अगर यहाँ पास 3 months कर देते ना तो ये भी गायब हो जाता। The restaurant had utensils and equipments worth rupees 50,000. अब ये assets हैं इसके पास, ठीक है। Assets माने जाएंगे ना ये तो 50,000। Mr. Kapil has earned an income of 50,000. Income है इसकी 50,000. Mr. Kapil also has a court challan due of 10,000. अब ये उसका हो गया excluded debt. ये भी excluded हो गया। ये excluded debt है 10,000 का, मतलब चाहे डिस्चार्ज ऑर्डर हो भी जाए फिर भी उसको ये तो देना ही पड़ेगा। He is having a matrimonial dispute with his wife and the court has awarded an interim maintenance of 2,000 per month to be paid to his wife, ठीक है ना। तो ये भी आपका ये मेंटेनेंस हो गया आपका पर मंथ है, ये 2,000 पर मंथ, ये भी आपका एक्सक्लूडेड डेट है, राइट। Even if a discharge order is issued, he will not be exonerated from these 2 liabilities, ठीक है। एक तो कोर्ट चालान और दूसरा ये मेंटेनेंस। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, वेदर ही कैन अप्लाई फॉर फ्रेश स्टार्ट और नॉट, आपको क्या नो, लगता नहीं कर पाएगा। है? No, sir, qualifying debt is Qualifying debt above 35,000. हाँ, क्वालिफाइंग डेट। अच्छा, सपोज वी चेंज दिस फैक्ट्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 4 के बजाय 3 मंथ्स कर देते हैं। सपोज वी डू इट, तो फिर क्या होगा, डेट ही 0 हो जाएगा सर। क्वालिफाइंग डेट में कुछ भी नहीं आएगा। हैं? क्वालिफाइंग डेट ही 0 हो जाएगा सर, डेट ही कुछ नहीं है। हाँ, So we can do is we can reduce the salary. नहीं वो कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ, सर अगर वो 35 से नीचे आ जाता है, बाकी दोनों कंडीशन मीट हो रही है। नहीं बाकी की बात ही नहीं है, वो तो तीनों ही कंडीशन मीट होनी है आपकी तभी होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर 35 में आ जाता तो फर्स्ट कंडीशन तो ये मीट हो गया, बाकी दोनों कंडीशन भी मीट हो रही हैं, क्योंकि उसके बाद जो टेंटिल जो हाँ, इनकम का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है और उसका वो भी अगर meet ये हो रहा अगर है। ये 3 मंथ्स हो जाएगा तो फिर ये नहीं आएगा, फिर ये फिर फ्रेश स्टार्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि डेट ही नहीं है उसका कोई, डेट ही कुछ नहीं है। है ना। अगर वो आप उसको हाँ किसी तरीके से आप 35 की कैटेगरी में ले आते हो तो देन बाकी दोनों कंडीशन मीट हो रही है। बाकी दोनों कंडीशन कहाँ मीट हो रही है, एग्रीगेट वैल्यू उसकी 20,000 से ऊपर है। किसकी सर? वो दैट इज यूज्ड फॉर हिज उसके बिजनेस के लिए Business चाहिए ना location, ऐसा सर। sir. बट नो, Business के लिए- बट business के लिए हियर चाहिए ना। नहीं, No, no. आई थिंक फॉर फ्रेश स्टार्ट इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स।
देखो जो एक्सक्लूडेड एसेट्स है ना, एक्सक्लूडेड एसेट्स यहां कंसिडर नहीं करने हैं आपको, नॉट इन फ्रेश स्टार्ट, दे आर फॉर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। यही हमने डिस्कस किया था ना उस दिन। क्यों डिस्कस ऐसा है? क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू लिख दिया उसने। एग्रीगेट वैल्यू इज अबंडेंटली क्लियर। एग्रीगेट वैल्यू मतलब टोटल, टोटल एसेट्स उसके 20,000 से ज्यादा के नहीं है। Okay. Hmm. क्यों जी? एनी अदर ओपिनियन ऑन दिस? अदरवाइज ही वुड देख ले- नॉट रिटर्न द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। देख लेते हैं सर एक बार एक्ट में। आपने बोला तो बिल्कुल ही ठीक होगा सर। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। इनकम तो ठीक है, हम्म। 50,000 हो गई उसकी, और डेट इनकर्ड, सैलरी अनपेड हो गई हमारी, क्वालिफाइंग डेट उसका 1,40,000 आ गया। बट इफ वी चेंज द सिनेरियो, चेंज सिनेरियो में भी अब दो पॉइंट पे आ सकता है। अगर ये आप 50,000 को भी आप एक्सक्लूड करते हो तो 50,000 को, आई इन माय ओपिनियन फ्रेश स्टार्ट में आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। फ्रेश स्टार्ट में तो बेसिकली आप उसको एक सम से एग्जाम्पशन दे रहे हो ना, तो एग्जाम्पशन तो थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आप अपनाओगे, लूज क्राइटेरिया नहीं अपनाओगे। when the word used is aggregate, so aggregate means aggregate, otherwise he would have written कि भाई value of assets Then make it 20,000, sir, then. है, हाँ, because they want only people with limited means। सर नहीं लिखा हुआ है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स कहाँ? फ्रेश स्टार्ट में। एसेट्स की बात हो रही है हमारी, क्वालिफाइंग डेट की बात ही नहीं हो रही। क्वालिफाइंग डेट तो हमारा 140 है। सॉरी द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ दैट। यस यस हाँ, यस सर एसेट Value लिखा of ना, the assets. यस सर यस सर। एसेट तो 20,000 से ऊपर हो गए ना उसके, हाँ टोटल एसेट्स लेने हैं। यस है मुझे ना? नोट भी किया था। हाँ हाँ हाँ, नोट भी किया था, मिस है कर ना जी? दी। हाँ जी। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखें तो इसका, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अप्लाई, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट। ठीक है जी, या हाँ जी। क्योंकि क्वालिफाइंग डेट भी उसके एक्सीड कर रहे हैं और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज आल्सो एक्सीडिंग। नाउ वी चेंज दिस, ठीक है। नाउ सपोज वी चेंज इट टू, हम ये मान लेते हैं कि ये 50,000 के बजाय 20,000 हो जाए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसको हम कर देते हैं 20,000 सपोज, ठीक है। एंड और इसको हम कर देते हैं पास्ट 3 months। फिर क्या होगा? फिर तो डेट ही खत्म हो गया। फिर डेट डेट ही खत्म खत्म हो हो गया। डेट भी होना चाहिए। अगर डेट ही गया। नहीं राइट है तो फिर फ्रेश स्टार्ट का मतलब क्या है? राइट क्योंकि डिस्चार्ज तो आप डेथ से ले रहे हो ना। राइट अगर आपने देना ही कुछ नहीं है, बाकी तो सारा एक्सक्लूडेड डेट में आ रहा है फिर, है राइट। ना? इसको ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। Some make it that salary outstanding below 30, 33 or 35 like सर that, sir. ऑन अ लाइटर नोट, वो टेस्ट वर्ड को सिक्योर्ड क्रेडिटर लोन ही नहीं देगा अगर वो फ्रेश स्टार्ट वाला एलिजिबिलिटी पास करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है ना, उस टाइम उसकी इनकम होगी, बाद में कम हो गई, ये भी तो हो सकता है ना। एक सिक्योर्ड आदमी क्रेडिटर पहले एसेट्स रियलाइज कर लेगा अगर इनकम कम हो गई। सर जो शुरू में स्टोरी लिखी है वो तो यही बताती है कि पहले पैसा कमा रहा था, बाद में बंद हो गया। मैं तो सर हाँ इनफैक्ट आप जब शुरू की स्टोरी बता रहे थे मैं प्री पैक का सोच रहा था, हाँ। आप फ्रेश स्टार्ट में ले गए उसको। हाँ ठीक है। एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई तो हाँ जी, फिर हाँ जी। अच्छा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई एडमिट हो गई, ठीक है, वो चेंज हो गया क्राइटेरिया, जो भी हुआ। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रिजम्पशन। सो यू प्रिज्यूम दैट इट वाज एडमिटेड, ठीक है। सो व्हाट आर द लायबिलिटीज फ्रॉम व्हिच ही विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड डिस्पाइट ए डिस्चार्ज ऑर्डर? किस किस से वो डिस्चार्ज नहीं होगा? मेंटेनेंस टू बी पेड टू वाइफ, उससे डिस्चार्ज होएगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। एक्सक्लूडेड। एम्प्लॉयज ड्यूज फॉर द पास्ट 3 months, उससे भी नहीं होगा उससे सर। भी नहीं होगा, ठीक है। और सिक्योर लोन, Yes. उससे भी नहीं होगा। सिक्योर लोन से भी नहीं होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। जी। वी हैव टू सी डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स एंड एक्सक्लूडेड डेट्स। अच्छा, presuming application of taste bud is admitted, there are certain changes in the financial circumstances of taste bud which make them ineligible। मान लो इसके circumstances change हो गए, इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो ये इनएलिजिबल हो गया। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? पहले एडमिट हो चुकी है, ठीक है, एडमिट होने के बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए,
तो फिर क्या होगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी? Resolution professional should file the petition for revoking the admission of fresh start person. हाँ, तो इसको once an application is admitted and there is a change in financial circumstances which makes him ineligible, so then the RP shall file a petition, basically. Yes. 91(1)(a). Right. अब वर्ड क्या लिखा है उसने, पिटीशन लिखा है, क्या लिखा है, एप्लीकेशन, हाँ लिखा है मे सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल इनकम द पीरियड कवर्ड शैल बी, आपने इनकम कंसिडर करनी, जैसे सेक्शन 80 में लिखा ना कि इनकम आपके लिए, तो Preceding 12 months. yeah, so this is basically 12 months preceding the filing of the application. That should be the Right. that seems logical also. Now how the assets shall be valued, ये जो assets लिखा है इसने, aggregate value of assets, इसका valuation होगा कैसे, कॉस्ट पे होगा, मार्केट प्राइस पे होगा, WDV पे होगा, कैसे होगा? फेयर वैल्यू हमने डिस्कस किया था सर इसको। हाँ, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे होगा या फेयर वैल्यू पे होगा। A few months इसका कोई ago, पर इसमें कहीं उसमें देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड। yes, but they can ask questions ना कि भाई आप अपना Yeah, माइंड लगाओ। A few months ago, an application for fresh start was made, but it was withdrawn by Mr. Kapil. ठीक है, इसने पहले भी कोई एप्लीकेशन दी थी, वो विड्रॉ हो गई थी, तो ये अगर भी डिस्कस किया था सर। हाँ, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है? यस, कर सकते हैं। हाँ, जब तक डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं हुआ, इसका मतलब उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है भाई, वो तो ऑपरेशन थिएटर से पहले ही भाग गया ना, ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं उसका। जी जी। Can any legal proceedings be initiated against Mr. Kapil once an application is admitted? नो। So answer is no one, including Secure Bank, can initiate any legal proceeding during interim moratorium or moratorium period. So what is the moratorium period in case of fresh start? मोरेटोरियम पीरियड कितना है? 180 डेज है, कितना है? हाँ जी, 180 डेज, 180 डेज 180 है ना, हाँ जी। तो बस 180 डेज के बाद में कर लो जो करना है। जी जी। कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन इज 85 4। यस, 85 ठीक है। नाउ सन ऑफ मिस्टर कपिल इज सेटल्ड अब्रॉड, इसका बेटा बाहर है, उसकी मैरिज ड्यू है, उसने फादर को टिकट भेज दी, एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो क्या फादर मैरिज अटेंड कर सकता है? कर सकता है सर। रिस्ट्रिक्शन विल बी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, इंटरिम मॉरेटोरियम में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है मॉरेटोरियम के बाद है ना, एडमिट हो जाएगी, उसके बाद नहीं कर सकते। ये हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, सन ऑफ मिस्टर कपिल इज सेटल्ड अब्रॉड, वेदर एसेट्स ओन्ड बाय द सन बीइंग ए फैमिली मेंबर आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड व्हाइल फाइलिंग एन एप्लीकेशन। डिपेंडेंट है सर, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो नहीं होंगे। हाँ, सन बीइंग इंडिपेंडेंट इज नॉट Dependent. कवर्ड अंडर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो वर्ड यूज किया है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन यूज किया। As per the employment terms, the employees are entitled to interest at the rate of 8% per annum in case the wages are not paid to them by 7th of the following month. Whether Mr. Kapil can be discharged from his liability to pay the interest in the discharge order issued under section 92. ये जो लाइबिलिटी है, इससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा क्या या नहीं होगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटी से? मान लीजिए वो, हाँ जी, वॉइस चला गया था सर आप। एक मिनट, हाँ वो थोड़ा सा ना, तो मैं कह रहा था कि वेदर ड्यूरिंग फ्रेश स्टार्ट, वेदर इंटरेस्ट लाइबिलिटी ही कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑल्सो। मान लो सपोज उसके क्वालिफाइंग डेट है आपके कितना 35,000 की लिमिट है ना, सपोज ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट्स 35,000, so whether interest he will be discharged from the interest liability also, this is the question basically. If we see section 92(3)(b), so it says penalties
इंटरेस्ट इंक्लूडिंग And- पिनल इंटरेस्ट, Yes. है ना? By what time the RP should prepare a final list of qualifying debts? इसको क्वालिफाइंग लिस्ट की फाइनल जो लिस्ट है कब बनानी है? Some days, 14 days prior to the moratorium period. 92 देख लीजिए, सेक्शन 92 सब सेक्शन 1। Section 7 days prior. 7 days prior. at least 7 days 7 days before the prior. moratorium। तो Right. अब वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा 7 days, एटलीस्ट 7 days। अगर 7 days और एटलीस्ट 7 days दे दिया तो आपको एटलीस्ट 7 days करना है, Right. या दे देगा नॉट लेटर देन 17 days, ऐसा भी दे सकता है। मान लो थर्ड ऑप्शन दे दिया, नॉट लेटर देन 7 days, ऐसा भी दे सकता है। चारों वो सोचेगा 7 तो आपको पता है, बट 7 के साथ में क्या लिखा है वो Not less than 7 days, at least. ऐसा ही देता है वो ऑप्शन। At least 7 days. Okay. हाँ, ये ध्यान रखना। सपोज मिस्टर राम इज जॉइंटली लायबल विद मिस्टर कपिल for the debts of Taste Bud Restaurant. So what shall be the effect of discharge order issued for discharge of Mr. Kapil? अगर ये कपिल डिस्चार्ज हो गया तो क्या राम भी डिस्चार्ज हो जाएगा या नहीं? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो ओनली 92(6) बोलता है a discharge order under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts. Now is the discharge order issued by the adjudicating authority appealable? ये order appealable है क्या? नहीं। यस, अपीलेबल है सर। डिस्चार्ज ऑर्डर। हाँ जी। तो डिस्चार्ज ऑर्डर क्यों अपील करें? कहेगा मुझे क्यों डिस्चार्ज कर दिया बाय No appeal, sir. है? No appeal. Not be appealed, sir. Actually, there is no such provision. The reason is that if any creditor is aggrieved, he can appeal to the adjudicating authority. तो पहले objection raise कर देगा ना उसके पास। If there is any objection by any creditor, so what he will do? He will first of all object to the RP, है ना? RP will examine the objection within 10 days. Now still, if he is not satisfied, then he will approach the adjudicating authority. But the point is, if the discharge order is issued, it attains finality. ऐसा मुझे तो कोई प्रोविजन नजर नहीं आया, देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप ऑल्सो, है ना? तो ऐसा है, देर आर सो मेनी केस स्टडीज, एक बार आप देख लीजिएगा इनको, और फिर कल जो है, कल का मैं ग्रुप में लिख देता हूं कैसे करना है, क्या करना है। बट मैं चाहता हूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें बेसिकली कि भाई केस स्टडीज ना आप खुद पढ़ें और खुद उनको करें, वो ज्यादा सही है। भाई क्लास में हम लिमिटेड ही केस स्टडी कर सकते हैं ना। मैंने क्या किया, आपकी बेनिफिट के लिए मैंने काम कर दिया। क्या कर दिया, ये केस स्टडीज मटेरियल को ना थोड़ा सा और ठीक कर दिया, इस तरह से बना दी मैंने। CIRP के अलग, प्रोफेशनल एथिक्स, लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, प्रीपैक और अलाइड लॉज, ऐसे कर दिए मैंने, है कि नहीं? तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 तैयार कर दी। आपको कितनी आनी है? 6 आनी है, 6 ही आनी है, 7 आनी है। साथ में वो CIRP और लिक्विडेशन को मिला रहा है ना अलग से, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पे देगा वो 2 तो CIRP पर देगा ना, 1 प्रोफेशनल एथिक्स पर देगा 3, 1 इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी 4, 1 प्रीपैक पे देगा 5, 1 अलाइड लॉज पर देगा 6, और कौन सी है साथ में? भाई 2 उसने इस पर देनी है CIRP पर, ठीक है ना? CIRP प्लस लिक्विडेशन, 1 प्रोफेशनल एथिक्स पर देनी है, 1 आपकी होनी है इस पे वो सर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी पर। प्री पैक रह गया सर। हाँ प्री पैक हो गया, हाँ
fast track, I think, whether it is there, sir? ना फास्ट ट्रैक तो CIRP में कवर्ड है ना। Okay, okay. एक प्रीपैक हो गया और एक अलाइड लॉज हो गई। राइट 3 4 5 6 7 हो गई। 7 हो गए सर। हाँ जी। तो ये है इस तरह से। तो ये मटेरियल मैं आपके साथ दोबारा एक बार शेयर कर दूंगा, मैं थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया है हल्का फुल्का राइट सर। Sir, ठीक actually, करने के लिए। I heard one thing, sir. यस प्लीज। This allied laws, they are giving case studies only on partnership act, I think, because I have No, in my, it is not like that. They Oh. can give you case studies on Companies Act. Many times case studies are coming on Companies Act, Sale of Goods Act also. In case of Oh, bailment, okay, etc., okay, they are okay. giving. So the favorite topics are One Companies of my Act, friend is saying, Sale of Goods Act, Contract Act, Partnership Act, LLP. So these 5 are the favorite. But they can give it on any subject. वो तो किसी पर भी दे सकते हैं, आप उनको मना तो नहीं कर सकते ना। केस स्टडी तो वो सेबी रेगुलेशंस पे भी बना सकता है। मैं सोच रहा था एक आध बना देता हूँ केस स्टडी सेबी रेगुलेशंस पे भी। वो किसी पे भी बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनाएगा। तो आपका वॉइस फिर से चला गया। हाँ ओके जी, वैसे बात हो ही गई, अब तो कंप्लीट हो ही गया है ना। हाँ तो ठीक है, कल करते हैं बाकी फिर। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी।